हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज डॉक्टर मनोज बंदुवार। और फ्रेंड, आज एक केस डिस्कस करेंगे हम। और ये केस है रिंगवॉर्म का। सीधा कि जब रेमेडी की हमको एक फील पता होती है तो रूब्रिक मायने नहीं रखते कई बार। और ये पूरा केस सुनते से ही आपको मेडिसिन शुरू में ही पता चल जाएगा कि हर रेमेडी का एक वाई होता है हमारे पास आने का, कि कौन सी रेमेडी क्यों आती है हमारे पास। तो ये पेशेंट हमारे पास क्यों आया, ये हमको जानना ज़रूरी है। जब हम ये जान लेते हैं ना, पेशेंट का वाई जान लेते हैं ना, तो केस बहुत सिंपली और बहुत, चाहे पैथोलॉजी कुछ भी हो, तो ऐसे ही ये केस हम डिस्कस करेंगे। और इस केस में पेशेंट ने, और जब हम वो वाई पर जब मेडिसिन देते हैं ना, उसके कंसर्न पर रेमेडी देते हैं ना, तो पेशेंट अगर हमको कुछ समय के बाद में अगर रिजल्ट के बारे में न भी बताता है कि सर आराम नहीं मिल रहा, तब भी हम कॉन्फिडेंट होकर इसकी पोटेंसी बढ़ाते हैं, या उसको एज इट इज़ रखने के लिए कहते हैं, फुल्ली कॉन्फिडेंट हो गए। सो आज ऐसे एक केस डिस्कस करेंगे। और ये केस काफ़ी पेशेंट को उसके थाई रीजन पे बहुत ज़्यादा रिंगवॉर्म हो गए थे। और इसने शुरू में काफ़ी मतलब जनरली मेडिसिन खाना मेडिकल से ले लेके खुजली के लिए और ट्यूब लगाना करना। तो एक वो खुजली की टेबलेट थी, वो खा रहे थे और ट्यूब वगैरह वो लगा रहे थे, पर उससे उसको आराम नहीं मिल रहा था। तो उसने उसके लिए ट्रीटमेंट करवाया कहीं पर। तो ट्रीटमेंट लेने पर हुआ क्या ना, कि कोई इंजेक्शन वगैरह उन डॉक्टर ने लगाया था, तो उसके बाद से उसके पूरे शरीर पर अर्टिकल रेशेस आ गए। और उसकी हालत काफ़ी, उसको मतलब उस ड्रग रिएक्शन कहे, आई डोंट नो, बट उसकी स्थिति काफ़ी बिगड़ गई थी और उसको एडमिट करना पड़ा आफ्टर ट्रीटमेंट। तो वो चीज़ का डर उसमें ऐसा गया कि उसने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेना ही बंद कर दिया। सिर्फ वो जो उसके समय से पहले से जो मेडिसिन ले रहा था, खुजली की टेबलेट जो इचिंग कम करने की, वो ले रहा था। बाकी उस इंसिडेंस के बाद में उसके अंदर इतना डर पैदा हो गया कि उसने एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाना ही बंद कर दिया। वो इस तलाश में था कि कहीं मैं कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लूँ या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लूँ, पर मैं ये अंग्रेजी ट्रीटमेंट नहीं लूँगा कि इससे मेरी जान जाते जाते बची है। सो वो कंटिन्यू सर्च कर रहा था कि भाई कहाँ पर ऐसा ट्रीटमेंट मिले मुझे जिससे कि मैं बिना साइड इफ़ेक्ट के ठीक हो जाऊँ। जो मैं पहले परेशान हुआ हूँ वैसी परेशानी मुझे ना झेलनी पड़े। तो ऐसे उन्होंने काफ़ी सर्च करके और मेरे कुछ वीडियो देखे, और वीडियो के अंदर उन्होंने जो कुछ पेशेंट मेरे लोकल एरिया के थे, वो नॉन पेशेंट थे, तो उनको फ़ोन लगा के पूछा कि आपको कितना टाइम लगा, आपको कोई समस्या तो नहीं आई, कोई एलर्जी का प्रॉब्लम तो नहीं आया, प्रॉब्लम बढ़ी तो नहीं है आपकी। ये सारी उसने डिटेल मेरे जो चंद पेशेंट हैं स्किन के केसेस, उनको उन्होंने पूछा। और बाकी लोगों से पूछा कि यार कि होम्योपैथिक में कैसे क्या आराम मिलता है, मतलब सेफ़ तो है ना सर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मतलब बाकी लोगों से उन्होंने ये सारी डिटेल निकालने के बाद में वो फिर मेरे पास आए। तो आए और बैठे में बताइए क्या दिक्कत है। तो उन्होंने सबसे पहले पेन खोल के बताया कि सर ये मेरा पूरा रीजन जो है ना भरा गया है। उसके टेस्टिस पे काफ़ी बड़े बड़े ऐसे पस्ट्यूल बने हुए थे, और थाइस वगैरह पूरी मतलब काफ़ी नीचे तक भरा रही थी। तो मैंने कहा काफ़ी हो रहा है आपको रिंगवॉर्म। तो बोले कि हाँ सर, तकरीबन 8 महीने से 1 साल हो गया है। और तकरीबन 4-5 महीने पहले मैंने ट्रीटमेंट भी करवाया था इसका। पहले मैंने इसके लिए बाहर दिखाया था, उसके बाद में फिर लोकल में भी दिखाया मैंने। तो जो बाद में जो लोकल का जो ट्रीटमेंट करवाया ना, उसके बाद सर मुझे ना सीवियर रिएक्शन हुआ और मेरी हालत बहुत बिगड़ गई थी। और उस डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट दिया ना, उसकी वजह से मेरी बॉडी बहुत है ना, कहते हैं ना, सेंसिटिव हो गई है एलोपैथी को लेके। और उसकी वजह से मैंने बहुत कुछ परेशानी झेली। 3 दिन तक मैं 2 दिन तक एडमिट रहा, उसके बाद में फिर उस ड्रग का रिएक्शन कम हुआ। और तो ये सब मतलब उस डॉक्टर की गलती की वजह से मैंने 3 दिन 4 दिन बहुत तकलीफ झेली सर, बहुत परेशान हो गया था सर मैं। तो मैंने फिर उसके बाद मैंने एलोपैथिक नहीं लिया सर। एक टेबलेट मैं पहले लेता था जिससे मेरी खुजली बंद होती थी, तो मैं वो उसको मैंने कंटिन्यू किया, क्योंकि उससे कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं था। तो मैं वो आज भी ले रहा हूँ, एक गोली रोज़ लेता हूँ मैं। तो मैंने कि उससे दिक्कत नहीं आती आपको? क्या सर आती है?
मुझे उससे तकलीफ आती है, क्योंकि वो गोली लेता हूँ तो मेरे पेट में जलन वगैरह, मतलब एक गर्मी सी होती है शरीर के अंदर, और नींद बहुत आती है मुझे। तो मैं कि नींद आती है फिर कैसे क्या काम करते हैं कि सर चाय वगैरह पी के करता हूँ। वो गोली से मुझे होता है दिक्कत, डॉक्टर ने भी कहा था इतना नहीं खाना है, वैसे करूँ क्या। अंग्रेजी ट्रीटमेंट में करा नहीं सकता, क्योंकि वो लास्ट टाइम जो रिएक्शन हुआ मैं वापस नहीं कर सकता। तो मैं इस गोली से ही ठीक है, अभी काम चल रहा है मेरा, गोली खा खा के काम चल रहा है। तो सर आपसे ये प्रॉब्लम हो जाएगा ना ठीक सर, होम्योपैथी में कोई दिक्कत तो नहीं आती ना। तो मैंने कहा कि तो फिर आप मेरे साथ ट्रीटमेंट लेंगे तो ये मेडिसिन बंद करनी पड़ेगी। इसलिए मैं कर दूंगा बंद, आप पर अभी मैं थोड़ा कंटिन्यू करूँगा, ताकि बट मैं जब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिले तब तक मैं इसको कैसे बंद करूँ सर। तो आप ट्रीटमेंट दीजिएगा। तो मैंने कहा कि इसको लेकर मन में टेंशन क्या है, आपको दिक्कत क्या है। तो बोले कि सर टेंशन तो ये है कि मैं इतना जो गोली खा रहा हूँ, ये रेगुलर जो अंग्रेजी टेबलेट खा रहा हूँ, इससे कहीं मेरे को कहीं बहुत से लोग भी, और मुझे भी पता है क्योंकि कि ज़्यादा गोली खाने से कहीं ना कहीं अंदर कुछ भी ख़राब हो सकता है, किडनी ख़राब हो सकती है, कुछ भी ख़राब हो सकता है रेगुलर गोली खाने से। मन में डर लगा रहता है कि कहीं कोई बड़ी दिक्कत ना आ जाए, मुझे कोई बड़ी समस्या ना आ जाए, कहीं बड़ा नुकसान ना हो जाए इन गोलियों से। तो एक तरफ ये मन भी करता है कि इन गोलियों को छोड़ो, पर छोड़ने का मन भी नहीं करता कि मैं फिर खुजली से मैं कैसे क्या मैनेज करूँगा। तो मैंने कहा कि और बोले बस सर बस यही है कि बस जिस दिन से जब से ये तकलीफ़ हुआ है ना, कुछ 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 नया नया प्रॉब्लम आता ही रहता है। तो बहुत मुश्किल से सर मैंने बोला, तो मैंने इसको बोला कि इसमें आपको टेंशन क्या है। तो वो एक अजीब सी उसने क्योंकि मुझे वो इतना डरा हुआ है अंदर से एलोपैथी को लेकर, और तो मैंने उससे पूछा ना कि भाई इसको लेकर टेंशन क्या है। तो वो एक अजीब सी स्मेल है। अरे सर अरे यार एक कुछ उसको जबरदस्ती कोई हंसा रहा है। अरे सर सिंपल ऐसे इस टाइप की हंसी उन्होंने शो की, जबकि पता है कि वो आदमी बहुत घबराया हुआ है, डरा हुआ है, लग भी रहा अंदर से डरा हुआ है, क्योंकि वो इतनी इतनी हमारी जासूसी कर रहा है, इतनी हमारे बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। और उसने इतने रिव्यू देखे, खुद पेशेंट से बात की, जब तक वो खुद सेटिस्फाइड नहीं हुआ तब तक वो हमारे पास आया नहीं, और एलोपैथी से उसको बहुत बुरा डर सा लगने लगा है। तो मैंने उनको मेडिसिन दिया, 200 के BD के 3 दिन के डोज दिए, और मैंने उनको 10 डेज़ का फॉलोअप दिया। तो वो 5 डेज़ में आ गए कि सर कुछ आराम नहीं लग रहा सर। तो मैंने कहा आपको 10 डेज़ का बोला है मैंने कि सर वो छोटी डिब्बी खत्म हो गई। मैं हाँ वो 3 दिन का ही दिया था मैंने, आप सिर्फ मुझे अब 10 डेज़ में दिखाइए। 10 डेज़ में आया कि सर हाँ है मुझे 20-30% आराम है, खुजली में दिक्कत नहीं है, पहले से कम है, काफ़ी कम है। तो मैंने कहा कि अभी वो टैबलेट ले रहे हैं आप जो खुजली की, नहीं सर बंद कर दी सर, आपकी मेडिसिन से मुझे आराम लगने लग गया, तो मैंने वो टैबलेट बंद कर दी है। ये बहुत बढ़िया है। हमको जब हम केस टेकिंग लेते हैं तो केस टेकिंग में जो चीज़ प्रोमिनेंसी होती है वो चीज़ फॉलोअप में टूटनी चाहिए, क्योंकि मेन चीज़ जिसने उस रेमेडी को उसने पकड़ के रख रखा था, वो रेमेडी वो मेडिसिन छूटनी चाहिए। इसका मतलब हमारी मेडिसिन वर्क कर रही है। सो आफ्टर 3 या 4 मंथ उन्होंने मुझे अभी कुछ दिन पहले फॉलोअप दिया। तो मैंने उनका वीडियो फॉलोअप लिया कि बताइए क्या तकलीफ है। बोले कि सर वो वाली तकलीफ तो आपने जो बोला था ना 15-20 दिन में ठीक हो गई सर, मुझे पूरी ख़त्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं पहले क्या होता, बोले सर पहले तो बनी हुई थी मुझे, अगर मैं ट्यूब वगैरह लगाता ना तो 4-5वें दिन बाद मुझे वापस आ जाती थी। तो ये केस 200 के BD के 3 डोज देने के बाद में 20 दिन में पूरा क्लियर हो गया। अब इस केस में सबसे इम्पोर्टेंट क्या था ना कि पेशेंट हमारे पास क्यों आया। अगर हम सिलसिलेवार चले तो इस पेशेंट को एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने के बाद से तकलीफ़ बढ़ी, और ये उस बीमारी उस डॉक्टर की वो डॉक्टर का इंजेक्शन था या ड्रग रिएक्शन था, उन्होंने क्या ड्रग दी पता नहीं, तो उसके जो रिएक्शन के ऊपर आया उसकी वजह से अपने को रॉन्ग सफर्ड फील कर रहे हैं कि सर उसकी वजह से मुझे 2 दिन एडमिट होना पड़ा, उसकी वजह से मेरी शरीर की सेंसिटिविटी कम हो गई, मैं ज़रा जैसी बात पर खुजली चालू होने लगी थी। ये डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड वन हैज़, ये अपने आप को रॉन्ग सफर्ड फील कर रहे हैं। किसी रॉन्ग सफर्ड में आप किसी दूसरे के थ्रू आप सफ़र करते हैं कि इसमें मेरी क्या गलती थी सर, उसने वो जो इंजेक्शन लगाया उसकी वजह से मेरी परेशानी बढ़ गई, सफर्ड करते हैं। और
उसके बाद से इन्होंने वो सारा ट्रीटमेंट बंद कर दिया सिर्फ एक टेबलेट को लेकर, जो टेबलेट ही पहले खा रहे थे, पहले से खाते आ रहे थे, उस टेबलेट को उन्होंने कंटिन्यू किया। तो ये क्या है ना, बेड डिज़ायर रिमेन इन बेड, उस टेबलेट को उन्होंने बेड बना लिया, उस ही टेबलेट को लेते रहना और बाकी सब बंद कर देना कि नहीं सर ये मेरे को मालूम है कि ये रिएक्शन नहीं करती थी, ये मैंने पहले भी ली है, तो उसी टैबलेट को उन्होंने कंटिन्यू करा। ये बेड डिज़ायर रिमेन इन बेड है और उनको पता है कि गोली लेने के बाद मुझे नींद आती है, क्योंकि सारी एलर्जी ड्रग से सेडेशन आता है। तो ये क्या कहते हैं, नींद आती थी मुझे, थोड़ी सी पेट में हल्की फुल्की जलन वगैरह भी होती थी, बट मैं लेता था कि इसके अलावा मेरे पास रास्ता भी नहीं है। तो ये फर रैप्स इन समर है ना भाई, गर्मी है और आप कंबल ओढ़ के बैठे हुए हैं, है ना, गर्मी का मौसम, और आप रैप करके बैठे हुए कंबल को या ब्लैंकेट को। तो एज इट इज़ पेशेंट यहाँ पे ये वही चीज़ कर रहा था कि एलोपैथिक रिएक्शन करी है इनको वो जो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है वो भी इनको पेट में जलन और नींद आती है उससे भी, बड़ी छोड़ नहीं रही, क्योंकि उससे कम नुकसान होता है। वो इतना नुकसान नहीं करेगी जितना दूसरा ट्रीटमेंट नुकसान करेगा, और उससे आ रही है पर उससे आराम तो है ना, उससे सेफ तो है ना, उससे कोई प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं हो रही ना। तो इन्होंने उस मेडिसिन को बेड बना लिया और ले रहे थे। उसके बाद में इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने पूरे मुझे ट्रीटमेंट कराने से पहले मेरी पूरी कुंडली खंगाली कि भाई के यूट्यूब पे इनके जो केस हैं वो ठीक हुए हैं। जनरली लोग इम्प्रेशन में आ जाते हैं और सीधे आ जाते हैं कि नहीं सर आपने ठीक किया हम आए, बट ये पेशेंट आपको बाकायदा उस पेशेंट की नंबर वगैरह सब निकालेंगे, रिव्यू पढ़ेंगे कि भैया कोई दिक्कत तो नहीं है सर आपको, आपने ट्रीटमेंट लिया कितने दिन में ठीक हुए। ये हाईसाइमस है, हाईसाइमस को पैसे का कोई लेने देना नहीं है। हाईसाइमस पैसा चाहे जितना देगा पर सेफ साइड ढूंढेगा। चेजिंग पिकॉक की रेमेडी है, बट ये सिचुएशन जो मैं ये केस बता रहा हूँ, ये सिचुएशन धोखा खाने के बाद आती है, रॉन्ग सपोर्ट होने के बाद आती है, रॉन्ग डन के बाद आती है, इंजर्ड के बाद आती है। ये सब होने के बाद में हाईसाइमस किसी भी भरोसा नहीं करता, चाहे उसको लाभ मिले ना मिले, पर अगर वो किसी डॉक्टर से जुड़ा हुआ है और उसको किसी चीज़ में आराम नहीं कम मिल रहा है, बट उसके साथ ऐसा इंसिडेंस पहले कभी हुआ है, तो वो उस डॉक्टर के पास लगा रहेगा, तब तक लगा रहेगा जब तक कि उसको कोई अच्छा बेड ना मिले। वो बेड से बाहर आना चाहेगा जब तक उसको कोई कंफर्टेबल जोन ना मिले, कोई कंफर्टेबल डॉक्टर ना मिले, जब तक उसको वो आश्वासन ना दे दे, वो तब तक वो उस डॉक्टर की गोली नहीं छोड़ेगा। क्योंकि अगर मैंने इसकी गोली छोड़ी और कुछ हो गया तो ये हाईसाइमस का तो ख़त्म नहीं होता, तो डॉक्टर साहब ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो कुछ हो जाएगा, तो ये जो तो लेकर आते हैं वो जो आपके सामने आकर कई बार लाइट लगता है आपको, वो उनकी सस्पिशियसनेस होती है। डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएगा ना, उनकी आंखों में एक आपको डाउट, एक सस्पिशियसनेस अलग ही दिखती है। सो आप वर्ड टू वर्ड रूब्रिक पे जाने की कोशिश मत कीजिए कभी भी। कोर ऑफ द केस पेशेंट आपके पास क्यों आया, अब इसको ये फियर ऑफ बिट्रेड की कंडीशन आने लग जाती है कि मैं किसी और एलोपैथिक डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगा, मैं वो एलोपैथिक दिखाया और कल का कुछ हो गया तो इसने उस इंसिडेंट के बाद किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर को नहीं दिखाया। वही एक उनकी जो खुजली की मेडिसिन खा के वो काम चल, ये स्पाइंग एवरीथिंग है, हर चीज़ स्पाइंग करते हैं, ये ढूंढते हैं अच्छा से अच्छा डॉक्टर। एक केस मेरे पास है स्पाइंग एवरीथिंग का, एक मैं बहुत अच्छा आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक पेशेंट मेरे पास आई और उन्होंने एक फ़ाइल दी मुझे, और जनरल हमको ये नॉलेज होना चाहिए कि आप जिस एरिया में बैठे हैं उस एरिया की डॉक्टर की वैल्यू क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, उसका रेपुटेशन, उसकी पोजीशन क्या है उस एरिया में, वो मतलब उसका ट्रीटमेंट कैसा है। तो ये जिस डॉक्टर के पास गई थी ना, उसकी फ़ीस 1500 है और आर्थो में उसकी फ़ीस उस एरिया में सबसे ज़्यादा है। और मैंने देखा कि ये ज़्यादा बड़ी फैमिली से नहीं है पेशेंट, ये बहुत नॉर्मल फैमिली से हैं। और उस डॉक्टर के पास जिसकी फ़ीस 1500, उसके पास जनरली NRI पेशेंट और बड़ी जो रिच फैमिली वो ट्रीटमेंट के लिए जाती हैं। और अच्छे दूसरे जो हॉस्पिटल हैं जिनकी खुद हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं, उनकी फ़ीस हार्डली 300 से 500, मैक्सिमम 300, हाईएस्ट 500, इसी तरह किसी की फ़ीस नहीं है उस एरिया में। बट इन्होंने उस 1500 फीस वाले डॉक्टर को चूज़ किया
क्यों? क्योंकि रिव्यू देखे उनके कि साहब 1500 एनआरआई पेशेंट उनके पास आते हैं, बड़े बड़े पेशेंट आते हैं उनके पास, और बहुत महंगे डॉक्टर हैं, बहुत मतलब उनका नाम चलता है, और 1500 की फीस सुन के उनको ये एक एहसास आया कि डॉक्टर साहब ये जो बंदा है ना, ये इन सबसे अलग है। और डॉक्टर देखो ना, वहाँ इंदौर बड़ौदा वहाँ पे 1500 फीस होती है, वो डॉक्टर कितना टाइम देते हैं, कितना अच्छा देखते हैं। तो ये उन सब में से रिव्यू लेकर उस 1500 वाले डॉक्टर के पास गई, और जब उसने उनकी मेडिसिन से उनको घुटनों का दर्द आया ना, तब ये पेशेंट हमारे पास आई कि वो रॉन्ग सफ़र्ड हुई वहाँ पर। पहले चेजिक पिकॉक में थी, फिर रॉन्ग सफ़र्ड में गई, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सर अब मैं एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लाऊंगी। तो हमारे केस में भी ये पेशेंट स्पाइन एवरीथिंग कर रहा था, और इसने उसके बाद से जो इसको ये रॉन्ग सफ़र्ड हुआ ना, ये जो इसको फियर पॉइजनिंग, डिल्यूजन पॉइजन, अब देखो कितनी रूब्रिक है ना हमारे पास। डिल्यूजन पॉइजन मेडिसिन गर्मी कर रही है, तकलीफ दे रही है, नींद दे रही है, फिर भी ले रहा है। डॉक्टर हाँ तकलीफ तो देती है, बट ये उसके साथ में फॉर रेप्स समर में पड़े रहते हैं जब तक इनको कोई नई कंडीशन ना मिल जाए, नया बेड ना मिल जाए, कंफर्टेबल इनको बाहर लेने वाला ना मिल जाए, तब तक ये अपना बेड नहीं छोड़ेंगे, है ना। और एक उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब कि मैं मतलब ये मन में एक डर लगा रहता है कि कहीं किसी किडनी ख़राब ना हो जाए, इससे कोई बड़ी बीमारी, कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। तो ये फियर इंजरी ऑफ बीइंग इंजर्ड की फील है, रूब्रिक है यहाँ पर कि भाई वो एक उनको इंजरी का डर है कि भाई आगे की बीमारी कहीं बड़ा नुकसान ना कर दे, पर फिर भी बेड डिज़ायर रिमेन इन बेड फॉर रेप्स इन समर, ये उसी में पड़े रहेंगे। इनको ये सब चीज़ का भान है, एहसास है, बट नहीं, जब तक डॉक्टर बाहर ना निकाले। और उसके बाद में एक इन्होंने इनकी एक हंसी बड़ी, मुझे एक कहते हैं ना कि एक पिक्युलर हंसी बिल्कुल है ना, एक ज़बरदस्ती की हंसी होती है। एक रूब्रिक देखी, ये मैंने रेट्रो अंडरस्टैंडिंग में देखा था कि जनरली हम ऐसे लाफिंग के रूब्रिक से मेडिसिन को पकड़ना बहुत मुश्किल है। केस होते हैं सॉल्व, बट पेशेंट का वाई पूछने पर हमको बहुत संतुष्टि मिलती है, हम कॉन्फिडेंस होते हैं पेशेंट को आगे बढ़ाने के लिए। इस पेशेंट ने मुझे नेक्स्ट फॉलोअप दिया तो उसको रिलीफ नहीं था, बट मैंने कोई मेडिसिन का रिपीटेशन नहीं किया और इसको मैंने आगे बढ़ने के लिए किया, क्योंकि मैं श्योर था कि ये हाइसाइमस है। तो एक रूब्रिक है हमारे पास, लाफिंग फोर्स्ड हमको लगता है कि जबरदस्ती जो मतलब उसकी हंसी दिल से हंसी नहीं है, हंसने में जोर लगाना पड़ रहा है। लाफिंग एट हिज ऑन फियर्स, अपने ही डर पे हंस रहे हैं, डर लग रहा है फिर हंस रहे हैं। अरे यार अंदर से डरे हुए हैं। हाइसाइमस अफेक्टेशन की रेमेडी है। अपने अफेक्टेशन को, अपनी डर को अफेक्टेशन से छुपाने की कोशिश करते हैं, हाई स्पिरिटेड दिखाने की कोशिश करते हैं। सो ये सिंपल सा केस है हाइसाइमस का कि हाइसाइमस हमारे पास आता क्यों है। जब वो रेमेडी नॉर्मल स्टेट में होती है तो वो नाइव होती है, वो बार बार उन चीज़ों को, उन हरकतों को उन डॉक्टर्स को दिखाया करते हैं, बट जब वो एक बार रॉन्ग सफर हो जाते हैं या फिर मेडिसिन उनको पॉइजन कर जाती है या फिर वो इंजर्ड हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद फिर वो नेव बट इंटेलिजेंट हो जाते हैं। फिर वो इस टाइप की सारी प्रोसेस में जाने लग जाते हैं, फिर उनका दिमाग उस हिसाब से काम करने लग जाता है। उनकी जो देखने की जो नज़रिया होता है बिफोर चोट खाने के पहले या तकलीफ आने के पहले या रॉन्ग सपोर्ट होने के पहले, वो बड़े अलग होते हैं। और फिर उसके बाद भी फिर वो हर प्रकार से स्पाइंग करने लग जाते हैं ना। जनरली हाइसाइमस को हम कहते हैं ना, दूध का जला छाछ में फूक फूक के पीता है। वो पहले हर चीज़ को बहुत बहुत ईजीली लेता है ना, बहुत हल्के में लेता है, पर जब वो एक बार ऐसी तकलीफ़ों से गुजरता है ना, तो फिर उसका विश्वास किसी भी बनता नहीं है। और फिर जब बनता है तो उसको वो छोड़ता नहीं है। वो जनरली अगर कभी रात बिरात कभी उसको कोई तकलीफ हो गई ना, और वो चेस्ट पेन हुआ ना रात में किसी हाइसाइमस पेशेंट को, तो वो जनरली एकदम ऐसी छाती में, अरे यार बहुत दर्द हो रहा, तो वो स्ट्रामोनियम की तरफ भागेगा नहीं किसी के पास। स्ट्रामोनियम अपने चेस्ट के पेन को लेकर किसी को भी दिखा देगा, आसपास किसी नर्स को दिखा देगा, किसी कंपाउंडर को दिखा देगा, मेडिकल से गोली खा लेगा, किसी के भी पाँव पकड़ लेगा उसकी जान बचाने के लिए।
हाइसोमेस हाई स्पिरिटेड है। अरे तू छोड़ना यार, कुछ नहीं हुआ, सब बढ़िया होगा। अभी दूध पानी पिया, हो जाएगा आराम, तो टेंशन मत ले। सुबह डॉक्टर को दिखाऊंगा जाके, क्योंकि उसको पता है एरा गेरा नत्थु गेरा मेरा इलाज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो फियर बिट्रेड में पड़ा हुआ है। कल से इसको छोटे मोटे दिखाया या कुछ हो गया तो ये शक भरी नज़रें हाइसोमेस की ख़त्म नहीं होती हैं। सो ये था एक सिंपल सा केस हाइसोमेस का, ताकि आप जान पाएँ कि हाइसोमेस आता क्यों है। सो आप ये कोशिश कीजिए कि पेशेंट का वाई, पेशेंट का कंसर्न, पेशेंट का हाउ जानने की कोशिश करें। पेशेंट का क्लिनिक पे रिएक्शन कैसा होता है, पेशेंट हर बार अगर आपसे पूछ रहा है तो क्यों पूछ रहा है, ये जो क्यों होता है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, थैंक यू।